शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप तमाम दोस्तों को हमने तकलीफ़ दी है, दो हवालों से हमने बात करनी है। आज जो सबसे ज़्यादा प्राइम इशू इस वक्त जो चल रहा है, सदर पाकिस्तान की उस ट्वीट के बाद जो कि तरमीमी बिल 2023 जो आर्मी एक्ट के मुताल्लिक़ है और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुताल्लिक़ है, उस पर हमने आपसे बात करनी है। और दूसरा एस्पेक्ट साइफ़र वाले मामले पे हमने आपसे बात करनी है। और पहले मौजू पे अगर हम आएँ तो आइन के आर्टिकल 75 के तहत तीन ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि जब कोई भी बिल नेशनल असम्बली और सेनेट से पास होने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास असेंट के लिए आता है, तो उनके पास ऑप्शन है कि या तो वो असेंट कर दें, उनको यानी अप्रूव कर दें, और या उसको विद इन ए पीरियड ऑफ 10 डेज़ विद सर्टेन ऑब्जर्वेशंस उनको वापस भिजवा दें। सिर्फ ये दो ऑप्शन है 75 के तहत। और तीसरी ऑप्शन ये है कि जब वो वापस चला जाए और उस वक्त नेशनल असम्बली और सेनेट इन सेशन हो और जॉइंट सेशन में वो दोबारा वही बिल पास हो जाए, तो फिर दोबारा जब प्रेसिडेंट के पास आएगा तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसके पास अगेन 10 दिन हैं। या तो वो उसको असेंट कर देंगे 10 दिन के अंदर, और अगर वो असेंट नहीं करते, उसको पास या अप्रूव नहीं करते, तो फिर आफ्टर ए पीरियड ऑफ 10 डेज़ इट इज़ डीम्ड टू बिकम ए लॉ, यानी वो ऑटोमेटिकली 10 दिन के बाद वो कानून बन जाएगा। जबकि यहाँ अगर पहली सूरत हो, यानी ना तो उन्होंने उसको रिटर्न किया फ़र्ज़ करें, ना ही उसको दस्तखत किए, तो वो कानून नहीं बनेगा जब तक दोबारा रिकन्सिडरेशन के लिए ना भेजा जाए। लेकिन यहाँ जो पोजीशन है वो मुख्तलिफ है। यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जो कि आइनी सरबराह हैं, पार्लिमान का वो हिस्सा हैं और वो सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी हैं, इस वक्त सबसे बड़ी पोजीशन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की है। लिहाजा जब उसने ट्वीट कर दिया, उसने ये वाज़ेह कर दिया कि उसने अपने स्टाफ को ये कह दिया कि इस बिल को, इन दोनों बिल्स को, तरमीमी बिल आर्मी एक्ट वाला, तरमीमी बिल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाला, कि इन दोनों को वापस भेज दिया जाए। और न सिर्फ वापस भेजने का कहा एक दफ़ा, बल्कि टाइम एंड अगेन उनसे पूछा, और उनका स्टाफ उनको बताता है कि हाँ जी, हमने कंप्लाई विद कर दिया आपके ऑर्डर को। लेकिन बदकिस्मती से और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि कल पूरे मीडिया ने ये चलाया और उसकी तस्वीर के साथ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की, कि उन्होंने इन दोनों बिल्स के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। मैं आपसे सवाल करता हूँ, सबसे पहला, क्या ये किसने उनको इन्फॉर्मेशन दी मीडिया को कि जनाब ये दस्तखत हो चुके हैं? और मीडिया का क्या वो सोर्स था, क्या उसकी ऑथेंटिसिटी रह गई है कि वो ऐसे स्टेटमेंट जारी कर दें और सारे जो मीडिया हाउसेस हैं वो उसको कॉपी करें और ये कहें कि जनाब अलवी साहब ने उस पर दस्तखत कर दिए, हालांकि उन्होंने दस्तखत नहीं कर दिए। और आज भी गवर्नमेंट, मौजूदा जो गवर्नमेंट है, उसने उसको सर्टिफाइड किया है कि सदर अलवी साहब ने, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर दस्तखत नहीं किए, उसकी असेंट नहीं दी। जब उसकी असेंट नहीं दी तो फिर वो एक्ट कैसे बन गया? अब वो तस्वुर क्या कर रहे हैं? वो तस्वुर ये कर रहे हैं कि चूँकि उन्होंने 10 दिन के अंदर अंदर उसको रिटर्न नहीं किया, लिहाजा वो ऑटोमेटिकली लॉ बन गया। पहली बात तो ये है कि ये आइन की रूल 75 के ख़िलाफ़ है। लेकिन दूसरी बात पे हम आते हैं कि जब उसने अपने प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स को, अपने स्टाफ को ये कह दिया कि इसको रिटर्न कर दें, तो मीनिंग देयर बाई कि उनकी इंटेंशन, उनकी एडवाइस दैट शुड बी ट्रीटेड एज सफिशेंट, मीनिंग देयर बाई दैट हैज़ नॉट बिकम ए लॉ।
तो लिहाजा ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि आईनी सरबराह सदर ममलिकत की उस एडवाइस और उस क्लैरिफिकेशन के बाद उस एक्ट को और उस नोटिफिकेशन को विथड्रॉ करें, और अगर वो नहीं करते हैं तो हम पीटीआई की कोर कमेटी के फैसले के मुताबिक इसको फौरी तौर पर हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हम ये समझते हैं कि ये कानून आइन के मुतसादिम है, ये कानून जारी नहीं रह सकता, ये कोरम नॉन जुडिस है, विदाउट लॉफुल अथॉरिटी है, इट हैज़ नो लीगल वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ, इट शुड बी डिक्लेयर्ड एज सच, और इसको फौरी तौर पर ख़त्म होना चाहिए। अब इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि ये जल्दबाजी में ये पार्लिमान ने ये क्यों किया था। पार्लिमान बेसिकली रबर स्टैम्प बन चुकी थी। इनके अपने साबिक प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये कहते हैं कि 25 से 35 करोड़ रुपया लेकर एक यूनिवर्सिटी का बिल पास कराया गया। तो क्या इसके ऊपर उनके खिलाफ तहकीकात नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसे पार्लिमान जो जुमा बाजार लगा दे ऐसे बिल्स का आखिरी अपने 10 दिन के अंदर अंदर, क्या उसकी कोई वैलिडिटी है? क्या उसकी कोई लीगलिटी है? क्या उसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है? मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर भी तहकीकात होने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ आपको पता है कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है, और बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की साबका जजमेंट्स की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेयर कर सकती है कि सिविलियंस के ऊपर मिलिट्री लॉज और मिलिट्री कोर्ट्स नहीं ट्राई कर सकती, लिहाजा ये सिविलियन सुप्रीमेसी के भी खिलाफ है। तो उस वजह से ये मिली भगत करके स्टाफ के साथ मिल के जिन लोगों ने इस एक्ट को पास कराया है, ना सिर्फ वो मुजरिम हैं, उन्होंने जुर्म का इर्तकाब किया है, ना सिर्फ उनके खिलाफ क्रिमिनल फौजदारी मुकदमात दर्ज होने चाहिए, बल्कि उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी मुकदमात भी दर्ज होने चाहिए, और उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए, और उस पर उनके खिलाफ फौरी तौर पर एक्शन होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस पर सो मोटो नोटिस लेना चाहिए कि क्या इस मुल्क में आइनी तौर पर कोई आइनी इदारा बाकी रह गया है कि जिसकी क्रेडिबिलिटी मुतासर ना हुई हो, जिसकी साख मुतासर ना हुई हो। क्या ये मुल्क, जैसे हम माजी में बड़े अरसे से 8 महीने से कह रहे हैं कि ये मुल्क बेआइन हो चुका है, इस मुल्क में 2 सूबे गैर आइनी तौर पर चलाए जा रहे हैं, इस मुल्क में 17 करोड़ आबादी केपी और पंजाब की गैर आइनी तौर पर हुकूमतें बैठी हैं, अनइलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सीसीआई में बैठ के फैसले करते हैं। तो लिहाजा ये जो कुछ तरीका है वारदात अडॉप्ट किया गया, और इसके साथ साथ इलेक्शंस को डिले कराने के लिए जो हरबे इस्तेमाल हुए हैं, वो सारी चीज़ें अब आपको समझ आ जानी चाहिए, कौम को समझ आ जानी चाहिए कि ये तर्ज़ अमल इसलिए अडॉप्ट किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती और क़ानून की हुक्मरानी का जो ट्रू स्पिरिट और जो तकाज़ा है उससे रूगर्दानी हो सके। ये हमारा एक एस्पेक्ट था। अब दूसरा एस्पेक्ट साइफ़र के हवाले से, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट और बहुत अहम है। एक बात तो आपको बता दें, साइफ़र के हवाले से ये मैटर, साइफ़र ओरिजिनल किसके पास होता है? साइफ़र ओरिजिनल होता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के पास, एक कॉपी उसकी होती है, दूसरी उसकी कॉपी भी नहीं बनती, वो कोडेड फॉर्म में होता है। उसका मफहूम लिख के सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स वो 4 अशख़ास को भेजता है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चेयरमैन सेनेट, आई थिंक उनको भेजता है। अब उसके ऊपर जब प्राइम मिनिस्टर साहब के पास वो कॉपी आती है, वो मैटर कैबिनेट में जाता है, कैबिनेट में वो डीक्लासीफाई होता है, यानी क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट वो नहीं रहा। डीक्लासीफाई होने के बाद उसको रेफर किया जाता है टू द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी विच इज़ द हाई रिगार्डिंग दी सिक्योरिटी इशूज़। फिर उसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मार्च करने का हुक्म देती है और मिनट्स बनते हैं, और वो साबित होता है
कि एक फॉरेन स्टेट ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की है। और फिर उसके बाद उस ज़माने में इमरान खान साहब एक कमीशन बनाते हैं जनरल रिटायर्ड तारिक की सरबराही में, जो कि वो माजरत कर लेते हैं। इस दौरान स्पीकर के ज़रिए और प्रेसिडेंट साहब के ज़रिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को साइफ़र के वो कंटेंट्स भेजे जाते हैं और उनको रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इसके ऊपर कमीशन बनाएं, जुडिशल कमीशन, क्योंकि ये मुल्क की सालमियत का सवाल है, मुल्क की खुद मुख्तारी का सवाल है, तो उसके ऊपर कमीशन नहीं बनता। फिर इस दौरान वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाती है। फिर दोबारा ये मैटर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में हेडेड बाई शहबाज शरीफ साहब जाता है। फिर उसके दोबारा मिनट्स बनते हैं और उसके अंदर असद मजीद को एम्बेसडर को तलब किया जाता है। वो आकर उन कंटेंट्स की तस्दीक करते हैं, ना सिर्फ उनकी तस्दीक करते हैं बल्कि उसको corroborate करते हैं और उसका एक्सप्लेन करते हैं। फिर उस एक्सप्लेनेशन के साथ वो मिनट्स बनते हैं। फिर शहबाज शरीफ साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर ये तकरीर फरमाते हैं कि जनाब इसके अंदर धमकी आमेज़ गुफ्तगू है। तो मुझे बता दें वो धमकी आमेज़ गुफ्तगू फिर क्या थी। और फिर ना सिर्फ धमकी आमेज़ गुफ्तगू का जिक्र होता है बल्कि वहाँ कहा जाता है कि हम एक हाई पावर्ड इंक्वायरी कमीशन या कमेटी बनाएंगे, लेकिन वो आज तक नहीं बनती, इसलिए कि पूरा झगड़ा इस बात पे रहा कि मुदाखलत तो हम तस्लीम करते हैं लेकिन साजिश तस्लीम नहीं करते हैं। तो हम ये सवाल करते हैं कि हुजूर साजिश में तो आप ख़ुद मुलव्वस हैं, तो आप अपने ख़िलाफ़ क्यों इंक्वायरी कमीशन बिठाएंगे, अपने ख़िलाफ़ क्यों तहकीकात कराएंगे। तो जब मुदाखलत एडमिटेड है तो उसके कंटेंट्स एडमिटेड हैं, साइफ़र की आज भी मौजूदगी एडमिटेड है, और फिर इत्तेफाक से साइफ़र की कंटेंट्स टू सम एक्सटेंट लीक हो जाते हैं इंटरसेप्ट के ज़रिए। जब सवाल किया जाता है अमरीकी तर्जमान से तो वो उसको डिनाई नहीं करते, तो वो कहते हैं कि दो सफ़ीरों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू है, लिहाजा ये स्टेट लेवल पे हमने नहीं किया। तो मुझे बता दें उस कंटेंट्स के एडमिशन के बाद क्या इसमें कोई शक व शुबा आज बाकी रह गया है कि आपके मुल्क के अंदर आपकी मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने के लिए, आपके साजिशी किरदारों को आगे लाने के लिए, उन्होंने इमरान खान को सबक सिखाने के लिए, उनको साइडलाइन करने के लिए यहाँ के हैंडलर्स और लोकल्स को साथ मिलाकर के जो वारदात की है, क्या उसके साजिशी किरदार आज मुद्दई नहीं बन के बैठे हैं? यानी जो मुजरिम होने चाहिए इस कौम के, आज वो मुद्दई बन के बैठे हैं। और जिनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मुल्क की सालमियत की खातिर स्टैंड लिया, जिन्होंने मुल्क की खुद मुख्तारी के ऊपर स्टैंड लिया, आज उनको आप मुल्ज़िम बना के बैठते हैं। ये कितनी अफसोसनाक बात है। और कितना, और फिर इससे आगे आप बढ़ें तो हु इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू डिसाइड दिस इशू, कि कौन सा इशू जो है डीक्लासीफाई होना चाहिए और इस पर क्या पॉलिसी डिसीजंस होने चाहिए। दैट इज़ द कैबिनेट, दैट इज़ द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स। ये रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक भी, मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स की जजमेंट के मुताबिक भी, जो कि रिपोर्टेड जजमेंट है PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट पेज 808, और आइन और क़ानून के मुताबिक भी और रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक भी वो कैबिनेट है। और कैबिनेट जब फैसला कर ले कि मुल्क को, कौम को एक इंटरनल थ्रेट हो या एक्सटर्नल थ्रेट हो, जब कौम को एतमाद में लेना हो तो वो फैसला प्राइम मिनिस्टर उसकी कैबिनेट ने करना है। यहाँ बदकिस्मती से जब इंटरसेप्ट का ये मामला सामने आ गया तो यहाँ के इदारों में खलबली मच गई, उनको ये तकलीफ़ होनी शुरू हो गई कि ये तो हमसे सवाल किया जाएगा, कल दूसरा सवाल पैदा होगा कि इसके ऊपर कमीशन बनाएं, फिर जो साजिशी किरदार हैं उनको सामने लाया जाए। तो उससे तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के हर हथकंडे हमेशा इस्तेमाल हुए हैं। और ये FIR जो 15/8 को काटी गई, सवाल ये पैदा होता है कि अगर FIR 15/8 को कट गई थी तो फिर क्या वो वजूहात थी? ना तो उस FIR की कापी किसी मीडिया पर्सन के पास थी
और हमने मुसलसल जिद्दोजहद की और कोशिश की कि हमें कापी मिल जाए। हमें भी कापी नहीं मिली ताकि हम बेल बिफोर अरेस्ट करा सकें। और कल जब आपके सामने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम गए हैं, अभी शाह महमूद कुरैशी साहब घर पहुँचे ही थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मीनिंग देयर भाई, आज वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी की एक लिहाज से इमरान खान के पास बाद सीनियर मोस्ट लीडरशिप में आते हैं, इसलिए उनको गिरफ्तार किया जाना ज़रूरी था ताकि एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ज़रिए जो पीटीआई को क्रश करने की एक पॉलिसी चल रही है उस पे अमल दरामद हो सके और उस ज़रिए से ये सबक सिखा सकें कि आप खान साहब के साथ क्यों खड़े हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर अदरवाइज होती, अगर इन फेवर ऑफ दी अगेंस्ट दी इमरान खान और पीटीआई होती तो अगले दिन सारे गुनाह माफ़ हो जाते, फिर ना मिलिट्री एक्ट लगता, ना कोई और मुकदमा होता, ना किसी किस्म की कोई और वारदात होती। और फिर ये जो आर्मी एक्ट वाला मामला है, आपको पता है कि चूँकि वहाँ आर्मी एक्ट के हवाले से केस चल रहा है और ये इसलिए भी ये कराना ज़रूरी था कि वहाँ सिविलियंस के ऊपर मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता, इस वजह से भी बाई फोर्स एंड बाई मेलावाइडी इंटेंशन इस एक्ट को पास कराया गया कि ताकि जो लेकुना है उसको फिल इन किया जा सके। और इसके साथ साथ मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा कि हमारे मीडिया वाले दोस्त और हमारे सोशल मीडिया वाले और सारे हक सच बताएं, लोगों को वो हक और सच की तलकीन करें। और इसलिए कि जो आज आईनी हुकूक मुअत्तल हो चुके हैं हमारे पाकिस्तानियों के, जिस तरह का तर्ज अमल पीटीआई के साथ और पीटीआई के वर्कर के साथ किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा जुल्म है, ज़्यादती है और इस पर आप सबका फ़र्ज़ है कि आवाज़ उठाएं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मिनट बस, सवाल बाद में लेते हैं आपसे। सदर पाकिस्तान जो होता है वो रियासत का सरबराह होता है। जिस तरह आपको पता कि उन्होंने ट्वीट के ज़रिए तरदीद कर दी कि जो दोनों बिल मैंने अपने जो अमला है उनको बाकायदा कहा कि ये जो दोनों बिल हैं ये वापस भेज दें, जिनके ऊपर दस्तखत नहीं हुए वो वापस भेज दिए जाएं। और उनकी तरफ से ये कहा गया, जो कि उनकी ट्वीट के अंदर है, कि मुझे अमले ने ये कहा कि हमने वो वापस कर दिए हैं, जो कि एक्चुअली उनके पास ही थे, उन्होंने नहीं किए, मेरे साथ झूठ बोला गया, मेरे हुक्म की तामील नहीं की गई और बाद में आज यानी कि कल आकर उनके ऊपर खुद से ही साइन करके उन्हें पास कर दिया गया। इन दोनों बिल्स की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जैसा कि शुएब साहब ने फरमाया कि आइन का आर्टिकल 75 जो है वो वाज़ह है कि जब दोनों जो सेनेट और नेशनल असम्बली है वो किसी बिल को भेजती है सदर के पास, तो सदर के पास इख्तियार है कि वो वापस भेजें या उसे वेट करें। अब इसके ऊपर क्या हुआ कि उन्होंने जब कह दिया कि वापस भेज दिया जाए तो वो वापस जो है नहीं भेजा गया और उसके ऊपर जो है वो फैब्रिकेटेड तरीके से साइन कर दिए गए। जब वो बिल वापस आता है, अगर सदर साहब भेजते हैं जिसमें वो कहते हैं जी कि इसको रिकन्सिडर किया जाए या इसके अंदर ये अमेंडमेंट्स हैं ये की जाएं, उसके बाद दोबारा अगर पार्लियामेंट सदर को दोबारा वही बिल भेजती है पास करके, तो फिर उनके पास 10 दिन का टाइम है कि वो उसके ऊपर दस्तखत करते हैं या नहीं करते। अगर 10 दिन के अंदर वो उसको पास नहीं करते तो वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है। तो पहले प्रोसेस के अंदर ही पहला प्रोसेस जो किया गया कि बिल भिजवाए गए और उनके ऊपर बग़ैर उनकी तस्दीक के, बग़ैर उनकी वापसी के उनको पास करना ये बिल्कुल गैर कानूनी है। और जिन्होंने ये काम किया है उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में सो मोटो जो है वो सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। उनके साथ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स जो उनके ख़िलाफ़ होनी चाहिए और क्रिमिनल प्रोसीडिंग जैसा कि शुएब साहब ने फरमाया है वो होनी चाहिए। ये सारा काम किया क्यों जा रहा है? ये सारा काम इसलिए किया जा रहा है कि नैब के अंदर आपको पता है तरमीम की गई, FIA के अंदर, और एक दिन में 40 बिल पास किए गए, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए किए गए कि जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या मुल्क को या अपने हक़ में
जैसे कि केसेस ख़त्म करवाए गए, और जैसा कि अपनी पार्टी को फ़ायदा लेने के लिए हर बंदा अपनी अपनी जंग में यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये सारा प्रोसेस जो किया गया, ये सारा सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ करने के लिए शाह साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद उन्हें उठा लिया गया। इस FIR का हमें पता ही नहीं है। FIR जो दर्ज हुई वो हम मुसलसल कोशिश कर रहे थे कि FIR मिल जाए। खान साहब से जो इंक्वायरी कंडक्ट की गई, खान साहब ने जाकर अपना बयान दिया कि ओरिजिनल फॉर्म में जो साइफ़र होता है वो फ़ौरन ऑफिस में होता है और उसकी कॉपियाँ आगे जो आपको सारी तफसीलात बताई गई हैं, और उसके ऊपर उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दी। उसके बावजूद दोबारा जेल में FIA की टीम गई, दोबारा वहाँ पर उनसे सवालात किए गए, और कल फिर ये सारा प्रोसेस करके FIR दर्ज करके शाह साहब को पता ही नहीं है कि मेरे ऊपर FIR है, और फ़ौरन उन्होंने उठा लिया गया। पता चला है जी कि रोल क्या है। रोल क्या है जी कि आपने जो साइफ़र था उसको जो सियासी जो है मकासद के लिए इस्तेमाल किया है, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है उस चीज़ का जो मेन मकसद था उसको हटाने के लिए और सिर्फ इस केस के अंदर इन्वॉल्व करने के लिए ये सारा प्रोसेस किया गया है। अब इसके अंदर इंशाल्लाह हम जो है वो कोर कमेटी ने जो डिसीजन दिया है उसके मुताबिक हम इसको चैलेंज भी करेंगे, और जो लोग जिन्होंने ये सदर पाकिस्तान के साथ जो है वो फ्रॉड किया है उसके ऊपर हम इंशाल्लाह कार्रवाई के लिए वो इस्तदा करेंगे। थैंक यू। कोई सवाल जी? PTI के जो मामला थे परागुबी देखती रही, असम्बली तब्दील करने का मामला था, खान साहब कहते हैं कि वो जनरल बाजवा ने कहा था। अब बिल में दस्तखत का मामला है बिल पर, तो वो कह रहे हैं कि हमने नहीं किया, जो मिनिस्टर हाउस का है। तो सवाल ये है कि जो PTI के लोग हैं, जो आप सीनियर कायदीन हैं, आप सब क्या कर रहे हैं? आपके होते हुए सब कुछ हो रहा है। देखें, पहली बात तो आपको एक बात वाज़ेह कर दूं कि जो असम्बली की डिसोल्यूशन थी, आपके सारे लीडरशिप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो PTM की जमातों में शामिल थे, सब ने पब्लिक के सामने वादा किया कि आप असम्बली तोड़ें, अपनी 2 असम्बलियाँ और जनरल इलेक्शन ले लें। हम उनको छोड़ देते हैं क्योंकि वो तो झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं हम तो हमेशा पब्लिक के सामने झूठ बोलते हैं, वो ये मानते हैं हमने तो ऐसे ही कहा था। हमने आइन को मद्देनज़र रखा, आइन के मुताबिक इलेक्शन 90 डेज़ में होने हैं, हर हाल में होने हैं, और हम सुप्रीम कोर्ट में गए पहले दिन से, और सुप्रीम कोर्ट ने 1 नहीं 2 फैसले दिए हैं। हमें क्या पता था कि ये मुल्क बेआइन हो चुका है? हमें क्या पता था कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ उनके फैसलों की एक सिविल जज के फैसले के बराबर भी हैसियत नहीं है। एक मुतासिब जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फैसला अभी अनाउंस करता है, उसके 10 मिनट के अंदर जमान पार्क में पुलिस पहुँच जाती है, दरवाजे तोड़ दिए जाते हैं, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुझे ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट भी पीछे हट जाती है। हम ये कहते हैं, आज 3 दिन पहले फिर असम्बलियाँ क्यों डिज़ोल्व कर दी गई? ये तो कहते थे ना कि असम्बली डिज़ोल्व करना नहीं करना चाहिए, एक्सपायरी ऑफ द टर्म होनी चाहिए। तो फिर 3 दिन पहले डिज़ोल्व करना ये हलाल है, और उससे पहले अगर किसी ने आइन और क़ानून के मुताबिक कोई कदम उठाया है तो वो हराम हो गया है। ये सारी चीज़ें हम आपको एक बात वाज़े कर देना चाहते हैं कि पाकिस्तान को इन्होंने जिस दलदल में PTM की फाशिस्ट जमातों ने पहुंचाया है, आज पाकिस्तान उससे ऊपर उठने के लिए आपको अगले 10 साल चाहिए। और मैं आपको बता दूं, इनके अपने आदाद शुमार के मुताबिक 6.1% आपकी GDP थी इमरान खान साहब के ज़ेर क़यादत, और उसके बाद आज 0.3% है। उस वक्त $24 बिलियन के आपके रिजर्व थे, आज आपके पास $4 बिलियन के रिजर्व भी नहीं है। और उस वक्त 12% महंगाई थी, जो आपका पूरा मीडिया कहता था बहुत महंगाई है, मान लेते हैं बहुत महंगाई थी। आज आप 38% को क्रॉस कर गए हैं। 16 रुपये यूनिट बिजली का था, आज आपका 50 रुपये से ओवर एंड अबव चला गया है। आज आप ज़रा अपने घरों के बिजली के बिल देख के बताइएगा कि क्या आपने सीने पे हाथ रख के बताएं कि जो कुछ इन्होंने जुल्म किया है इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया है। आज आपके पेट्रोल की क्या पोजीशन है? पेट्रोल उस वक्त 150 रुपये था, 138 रुपये पे जब पहुंचा इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि जनाब आपका तो इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है, और आज 300 रुपये पे पहुंच चुका है। ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं हैंडलर्स की बात कर रहे हैं, इस सवाल के 2 नुक्ते हैं। एक ये पता है कि जब यही हैंडलर्स इमरान खान के दौर में सब कुछ करते रहे तो क्या ठीक था? और दूसरा सवाल मेरा यह है कि आप कह रहे हैं आइन और कानून, क्या आप समझते हैं कि 4 साल जो PTI ने हुकूमत की
उसमें भी हमने देखा कि सीनियर पॉलिटिशियन जैसे खुर्शीद शाह है, ख्वाजा साद रफीक है, दीगर को जेलों में रखा गया, लेकिन जब उनके खिलाफ 2-2 साल के बाद कोई सबूत नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि सियासी जमातों की भी एज ए आप एडवोकेट मतलब वकील है, सीनियर वकील है, क्या सियासी जमातों की ये कमजोरियाँ नहीं हैं सबकी कि वो खुद इन हैंडलर्स को मौका देते हैं, और जो कमजोरियाँ होती हैं कि इंतकाम, सियासी इंतकाम चलता रहता है? पहली बात तो आपको बताऊं कि हम ये बिलीव करते हैं कि आइन की बालादस्ती और क़ानून की हुक्मरानी। इमरान खान साहब ने किसी पुलिस ऑफिशियल को इस्तेमाल नहीं किया अगेंस्ट एनी ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप। मुझे बताएं, पाकिस्तान का वाहिद लीडर है इमरान खान जिसके खिलाफ 180 से ज़ायद मुकदमात बनाए गए। पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा कभी नहीं हुआ। और आज भी आप देखें, मुझे ये बताएं कि जो मुकदमात बने थे नैब ने बनाए थे, और नैब के चेयरमैन आज भी शहबाज शरीफ साहब के हुक्म से वो मिसिंग पर्सन के कमीशन के सरबराह हैं। तो उनको अपॉइंट भी PML इनकी हुकूमत ने विद द कंसेंट ऑफ द पीपल्स पार्टी अपॉइंट किया था, और तमाम मुकदमात उनके ज़माने में बने और करप्शन चार्जेस थे। और करप्शन चार्जेस आप ये जो कह रहे हो ना कि वो ख़त्म हो गए, ख़त्म नहीं हुए। नैब लॉ बदल के ख़त्म कराए गए हैं, और नैब लॉ को जब आपने ख़त्म कर दिया तो कोई अल्टरनेट भी नहीं दिया कि ये करप्शन चार्जेस के ये मुकदमात जाएंगे किस कोर्ट में। आज तक वो ख़त्म हो गए, उन्होंने वापस कर दिए, और रेफरेंसेस जो है नैब ने फेंक दिए, किसी अदालत में नहीं लेकर गए। तो इसलिए आज उसको वक्त के साथ साथ आप देखें, हम ये कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट का रोल सिर्फ़ और सिर्फ अपने इदारे के हुदूद में होना चाहिए। हम आइन और क़ानून की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं, और आइंदा भी यही हमारा मुतालबा है। फैसला फौरन अमल दरामद होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई फैसला नहीं माना जाता, सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं माना जाता। आज सदर साहब ने भी कह दिया कि मेरी भी कोई नहीं मान रहा। आपने किसी के नाम नहीं लिए, ना उस ट्वीट में किसी का नाम है। असल जिम्मेदार है कौन और फायदा कौन उठाना चाहता है, जबकि कोई सियासी हुकूमत इस वक्त नहीं है? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये आपने खुद वाजे कर दिया कि एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का, एक मुतासिब जज का फ़ैसला, वो भी हक़ के दिफा दिए बगैर हमें जब फ़ैसला आता है, वो हमें 5 से 10 मिनट में जवान पार्क के दरवाजे तोड़ के खान साहब को उठा लिया जाता है। हाई कोर्ट का फ़ैसला लेकर 3 दिन पहले हम जाते हैं अटक जेल के बाहर, हम 3 घंटे खड़े रहते हैं। ये मेरे साहब नईम साहब मौजूद थे, बाकी दोस्त मौजूद थे, और हम दरख्वास्त देते हैं, 3 दफ़ा उनको लेटर देते हैं, टेलीफोन पे बात करते हैं, हाई कोर्ट का आर्डर दिखाते हैं। जेल सुप्रिटेंडेंट साहब कहता है कि मैं नहीं मानता। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को कैसे मजाक उड़ाया गया पार्लियामान के अंदर। आर्टिकल 68 के तहत पार्लियामान के अंदर कंडक्ट ऑफ द जजेस को आप डिस्कस नहीं कर सकते, और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के ऊपर वहाँ कंटेनर्स लगा के उनके खिलाफ उनको गालियाँ दी गई। लेकिन ये जो बेतौकीरी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की हो रही है, इसका मतलब है कि यहाँ अदालतों का कोई हाल नहीं है। अदालतें या तो आज़ाद नहीं हैं, और जो आज़ाद हैं उनके फ़ैसलों को अमल दरामद ना करने की कसम उठाई हुई है हमारी एग्जेक्टिव ने। इसलिए तो हम 8 महीने से चीख चीख के बोल रहे हैं कि ये मुल्क बेआइन हो चुका है, यहाँ आपके बुनियादी हुकूक मुअत्तल हो चुके हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जब ऐसी सूरत हाल हो, जो आपने ये बात की है कि प्रेसिडेंट साहब ने जिनका रेफरेंस दिया है, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक डिसिप्लिनरी और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। ये रियासत की जिम्मेदारी है, और अगर ये नहीं होगा। ये फरमाइए सर कि अभी थोड़ी देर पहले जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मियां रज़ा रब्बानी साहब हैं, उन्होंने इस सबक का इज़हार किया कि सदर की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात पूरे सिस्टम के लिए इसके बड़े संगीन नताइज होंगे, और उन्होंने कहा है कि पूरी सेनेट को, यानी पूरे ऐवान को एक कमेटी बना के होल ऑफ सेनेट, उसके सामने सदर और उस तमाम अमले को पेश होना चाहिए, और जो बंदा इसका जिम्मेदार हो उसको उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखें, जहाँ तक रज़ा रब्बानी साहब ने ये जो बात की है कमेटी बनाने की, ये अच्छी बात है। सदर साहब को पेश होना मुनासिब नहीं है, लेकिन सदर साहब का वो एक स्टेटमेंट ही काफ़ी है, स्टेटमेंट उनको वहाँ देना चाहिए। इस पे इंक्वायरी करके, एक सेकंड बाद में सवाल का जवाब दे दूँ। आपकी बात सुनता हूँ, मैं बैठा हूँ। जब मियां रज़ा रब्बानी साहब को और चेयरमैन सेनेट को कमेटी बनानी चाहिए, और उस कमेटी में तमाम किरदारों को सामने लाना चाहिए, और जिसने जुर्म किया है उसको उस जुर्म की सज़ा मिलनी चाहिए। रियासत के साथ ये जुर्म हुआ है। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान में इन फ्यूचर आपके इदारों के ऊपर कौन ट्रस्ट करेगा?
कहाँ आपके कानून की हुक्मरानी का तस्वर होगा, कहाँ आपके आईनी इदारों की रिस्पेक्ट होगी, वो कोई नहीं करेगा। दूसरी सवाल सुन लें, सवाल का जवाब सुन लें ना, सवाल का जवाब सुन लें। दूसरी बात मुझे ये बताएं कि सदर ममलिकत से मंसूब ये मनगढ़ंत खबर किस इदारे ने, किस मीडिया हाउस ने चलाई है, फिर उसको कॉपी बाकी लोगों ने किसने की है और क्यों की है? क्या उनके खिलाफ मुकदमात बनते हैं कि नहीं बनते? क्या उनको पैमरा को ये नोटिस नहीं लेना चाहिए कि किसने ये खबर गलत चलाई है? क्या ये डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन में ये नहीं आता है? और जिसने ये चलाई है, कल ये सब कुछ क्यों नहीं हुआ? मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये जो डिसइंफॉर्मेशन जिसने चलाई है, ये उनके खिलाफ एक्शन होता है। सदर ममलिकत पाबंद है कि वो उसको क्लैरिफाई करे। उसके लिए कोई टाइम बाउंड नहीं है कि अगर कल खबर चल रही है तो वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दे। भाई जो अमला मुलव्वस है उसने उसके बारे में मालूमात ली, मालूमात आज लिखा हुआ है, आप उस ट्वीट में पढ़ लें। मालूमात लेने के बाद उसने अपनी ट्वीट कर दी, उसने वाजे कर दिया मेरे खिलाफ कोई खबर छपती है मैं 4 दिन बाद भी नोटिस भेज सकता हूँ। उसके लिए ज़रूरी है कि मैंने घंटे के अंदर क्यों नहीं उसको रिबट किया, मैं 2 हफ्ते के बाद भी कर सकता हूँ। बात यह है कि जो गलत खबर है उनको जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि हमने गलत खबर क्यों दी है। जी सर, आप बताएं। मेरे 2 सवाल के हिस्से। पहला हिस्से कि आपने कहा फेक न्यूज़ है। अगर फेक न्यूज़ है इसका मतलब है सदर मुमलिकत ने कहा कि फेक दस्तखत किए गए थे, उनकी फेक दस्तखत के हवाले से मीडिया ने खबर की है, तो या मीडिया को दुरुस्त माना जाए या उनकी इस ट्वीट को दुरुस्त माना जाए कि दस्तखत हुए हैं, तो वही मीडिया ने रिपोर्ट किया। दूसरा, सादिक संजरानी साहब इस वक्त तैयारी कर रहे हैं सदर मुमलिकत के हवाले से, शेरवानी भी तैयार हो रही है, सुनने में आया है। तो ऐसे मौका पर क्या सदर मुमलिकत इस्तीफ़ा देंगे, क्योंकि मुतालबात तो हो रहे हैं? सदर ममलिकत के ख़िलाफ़ सिर्फ एक तरीका है इम्पीचमेंट का। वो इम्पीच सिर्फ 2/3 मेजॉरिटी के साथ उनके खिलाफ किया जा सकता है, जो कि इस वक्त असम्बली नहीं है। जब तक नया इलेक्शन नहीं होगा वो कंटिन्यू करेंगे, और जब तक हाउस मुकम्मल नहीं होगा, तमाम बल्कि हाउसेज मुकम्मल नहीं होंगे, इसलिए वो कंटिन्यू करेंगे। ऐसा कोई इशू नहीं है कि वो रिज़ाइन करें। दूसरी बात यह है कि जो आपने पहला सवाल किया है कि देखें, उन्होंने ये नहीं कहा कि उनके फ़ेक दस्तखत किसी ने किए हैं। अभी ये आपकी गवर्नमेंट, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ये कह चुकी है कि दस्तखत नहीं हुए उनके। जब उनके दस्तखत नहीं हुए तो इसका मतलब है कि ये फ़ेक न्यूज़ थी। दस्तखतों का सवाल तो तब आए कि जब ये कहा जाए, उसकी वेरिफिकेशन हो, या वो सदर साहब कह दें कि मेरे किसी ने फ़ेक न्यूज़ साइन किए हैं। उन्होंने तो कहा है मैंने अमले को कह दिया इसको रिटर्न कर दें, लेकिन अमले ने कोई गलत बयानी से काम लिया या क्या किया, उसकी तो तहकीकात होनी सामने आनी है। लेकिन आपकी गवर्नमेंट ने ये कहा है, वापस करने का कहा है, और गवर्नमेंट ने ये कहा है कि साइन नहीं हुए। जी नेक्स्ट सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।